वेलकम बैक। और हम आखिरी यूनिट जो इस कोर्स का है DEC 1, दैट इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इस पे बात शुरू करते हैं। तो इस समय अंत में हम ये समझने जा रहे हैं कि हमने सेंटर चला लिया, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा भी रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम जो सब कार्य कर रहे हैं ये सब हम ठीक उचित कर रहे हैं या हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर ही इवैल्यूएशन की पूरी भूमिका आती है। हाउ वी हैव टू इवैल्यूएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर चाइल्ड केयर सेंटर। हमें अलग अलग चीज़ें उसकी इवैल्यूएट करनी है कि जो हम प्ले एक्टिविटी कर रहे थे वो सही है या नहीं, अगर हम जो बच्चों का संपूर्ण हर एरिया में विकास हो रहा है वो हुआ है क्या नहीं, क्या बच्चों ने कुछ गेन किया है या नहीं, लॉन्ग टर्म गेन्स जो हमने अपने गोल्स जो हमने निर्धारित किए थे वो बच्चों ने प्राप्त किए हैं या नहीं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हमने जो निर्धारित करी हैं क्या ये सही हैं या चेंज करूं, कौन सा मेथड बेटर है, और एक पेरेंट होने के नाते मैं किस प्रकार से चुनाव करूं कि बच्चों के लिए जो मैं सेंटर मैंने चूज़ किया है यह सही है कि नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं जो इवैल्यूएशन इन्हीं सब बातों से डील करता है। और इवैल्यूएशन से हमारा तात्पर्य है, मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है कि एक प्रकार का असेसमेंट करना, यह देखना कि जो हमने गोल्स अपने लिए निर्धारित किए थे यह अचीव हो रहे हैं या नहीं। और इससे क्या लाभ हैं कि एक तो हम ये जान पाएंगे कि जो हम बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक वर्थ इट है, और हमारे बच्चों की लर्निंग जो है वो कहाँ तक हो पाई जो हम सोच रहे हैं। इवैल्यूएशन से हमारा यहाँ मतलब कुछ बहुत पेचीदा टेस्ट या कुछ बहुत पेचीदा मूल्यांकन से नहीं है, परंतु बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो हम खुद ही अपने आप अपने स्कूल में करते देख सकते हैं, ताकि हम ये देख लें कि लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे फुलफिल हुए कि नहीं और बच्चों का विकास हर तरफ फुलफिल हो रहा है कि नहीं। इवैल्यूएटिंग प्ले एक्टिविटी जो है इवैल्यूएशन उसका भी बहुत ज़रूरी है, और हमें यह भी असेस करना है कि जो हमारे सेंटर है यह सही तरीके से फंक्शन हो रहा है कि नहीं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज उपयुक्त हैं या नहीं, हमने स्पेस को ऑप्टिमली यूज़ किया है या नहीं, प्ले मटेरियल काफ़ी है या नहीं, शेड्यूल जो हमने बनाया है अपना दिन का ये सही है कि नहीं, जो कंटेंट जो बात हम बच्चों को बता रहे हैं, जो हमने थीम सिलेक्ट करी है मान लो ये थीम्स हमारी सही हैं कि नहीं, इनफ लोग हैं कि नहीं। और यह सब चीज़ें जब हम इवैल्यूएट करते हैं सेंटर में तो हमारे को ये बातों पे क्लैरिटी आती है। अब कौन करेगा इवैल्यूएट, बात यहाँ पे भी आती है। तो इवैल्यूएट जो इंचार्ज हैं उस सेंटर के या जो सुपरवाइज़र हैं, प्रिंसिपल हेड हैं, वो कर सकते हैं। वो क्या क्या इवैल्यूएशन करेंगे, वो इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारे पास स्टाफ चाइल्ड रेशो सही है या नहीं, स्पेस में यूटिलाइजेशन सही है कि नहीं, वह जो हमारे स्टाफ की क्वालिफिकेशन है वो हमारी सही है या नहीं, और हमारे जो स्टाफ की केवल क्वालिफिकेशंस ही काफ़ी नहीं है, हमारा रवैया, उनकी अप्रोच टीचिंग लर्निंग के प्रति वो उचित है या नहीं, और करिकुलम जो हमने बनाया है ये उचित है या नहीं। तो ये तो इंचार्ज और सुपरवाइज़र का जिम्मा रहे ये इवैल्यूएट करने का। और जो खुद वहाँ पे हमारे एजुकेटर हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे टीचर हैं, उन लोगों को क्या इवैल्यूएशन करना है कि क्या बच्चों का हमारा रोज़ ग्रुप में अटेंडेंस किस प्रकार का है, क्या आते हैं बच्चे रेगुलरली या नहीं, नहीं आ रहे तो इसके क्या कारण है, हर बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, हर बच्चे की जो प्ले मटेरियल है हमारे पास उसकी सूटेबिलिटी है या नहीं इस समय बच्चों के लिए, और कितना इफ़ेक्टिव है वो, हमारी जो दिन की हमने अपनी दिनचर्या बनाई है, डेली लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाई है, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो हम जब भी कुछ कार्य करते हैं हम एक तरीके से इनफॉर्मल इवैल्यूएशन तो करते ही हैं। हम कुछ भी अपना मान लो कुछ भी करते हैं, हम घर में भी कुछ काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे ये काम हमने ठीक किया या नहीं किया। तो यहाँ पे अभी जब हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की तो हम इसको एक थोड़ा सा औपचारिक रूप दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए एवरी क्वार्टर कि हम बच्चों के साथ जो हमने काम किया वो कहाँ तक जो है वो उचित रहा और कहाँ हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो थोड़ी इसमें औपचारिकता, यानी हमें कॉन्शियस होकर इवैल्यूएट करना है। एक इवैल्यूएशन होता है हमने कुछ किया और हमने देखा अच्छा हाँ ठीक है, सभी लोग इंटरेस्टेड थे, ठीक था, मोटे तौर पे ठीक था। एक है हम थोड़े और कॉन्शियसली इसको इवैल्यूएट करें, एक्चुअली कितने बच्चे इंटरेस्टेड थे और कितने नहीं, एक्चुअली कितनों ने उसको ध्यान से देखा या नहीं देखा, कितनों को बात समझ में आई या नहीं आई, मेरा प्ले मटेरियल इनफ था या नहीं था, मेरा बच्चों के प्रति टोन सही था या नहीं था,
मुझे क्या बदलाव करना है क्या नहीं, तो वो हम उस तरीके के थोड़े से फॉर्मल इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देके इस चीज़ को इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएशन का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो है कि हम फीडबैक देंगे। ये फीडबैक तभी जा सकता है जब हमने इवैल्यूएशन करी हो। अगर हमने ये ध्यान ही ना दिया हो कि हमारी एक्टिविटी से क्या कोई सीख रहे हैं, तो हम फीडबैक क्या देंगे। उसी प्रकार सुपरवाइज़र को अगर अपने उनके अंतर्गत 5-10 अगर टीचर्स काम कर रहे हैं, तो वो तभी उनको फीडबैक दे पाएंगे जब वो उन्होंने उनका इवैल्यूएशन किया होगा। तो फीडबैक जो है वो प्रेज द्वारा, या ज़रूरी नहीं है कि हर बार तारीफ ही हो, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से आपको अपना चेंज करना है अपना कार्य करने का ढंग। और इससे बच्चों को जब हम फीडबैक देते हैं उनके कार्य निष्पादन पे, तो इससे बच्चों को क्लैरिफाई होता है कि हमें काम करना कैसे है। सो फीडबैक इज़ नॉट ओनली प्रेज, एंड फीडबैक डज नॉट मीन कि हम हमेशा क्रिटिसाइज करें। फीडबैक का हमारा एम होना चाहिए कि वी गिव अ रियलिस्टिक, हम जो वास्तविक हमें लगा उस कार्य में, वो दूसरे व्यक्ति को बताएं विद द एम ऑफ इम्प्रूवमेंट। फीडबैक में केवल ये कह देना ओ अच्छा वेरी गुड, वो भी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कई बार यही नहीं पता चलता कि वेरी गुड क्या था। वेरी गुड क्या मेरा पढ़ाने का ढंग था, या वेरी गुड मेरे चार्ट्स थे, या वेरी गुड मेरा प्ले मटेरियल का चुनाव था, वो नहीं समझ में आया। तो वेरी गुड भी जब कहा तो ये बताएं। मान लो कोई बच्चों के साथ हमारा कोई सेशन हुआ, तो हमने कहा ड्राइंग, हमने कह दिया वेरी गुड। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं उसके अंदर, हमें थोड़ा सा उसमें इलेबोरेट करना है। वेरी गुड, अच्छा तुमने तो ये बहुत ही आइडिया जो तो है तुम्हारा, बहुत ही अच्छी तुम्हारी इमेजिनेशन तुमने बताई, तुम्हारी ड्राइंग को तो देख के मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सच में ही उस पार्टी में आ गई जो तुमने बनाई है। या आप कुछ और कहना चाहते हैं, मे बी उसकी कलर स्कीम के बारे में कहना चाहते हैं, मे बी उसके आइडिया के बारे में। तो केवल ये जो हम फीडबैक इतना दे देते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उसको इलेबोरेट नहीं करते हैं। इसको इलेबोरेट करना दोनों केसेस में, चाहे आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, चाहे आप इम्प्रूवमेंट फीडबैक दे रहे हैं, ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि फिर हमें ये पता रहता है कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। एंड वंस अगेन, ये केवल इतने पे ही नहीं है। जब हम ये इतना डिटेल फीडबैक किसी को भी देते हैं, तो भाषा का विकास हो रहा है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। हो सकता है बच्चे ने अपनी खुद पेंटिंग उस नज़रिए से ना देखी हो जिस नज़रिए से टीचर अब देख के उसको रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे का एक मानसिक विकास है वो इस प्रकार से होता है, और वो खुलता है जब हम बच्चों को इस प्रकार से फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक हेल्प्स यू टू नो more about yourself, both the pluses and the negatives, and the tone of our feedback should always be towards improvement and not towards ये ना कहें कि किसी को हमने केवल उसको दबाने के लिए या नीचा, उसको अपने आप के बारे में हीनता की भावना आ जाए, ऐसा हमारे को फीडबैक देने का हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रोग्राम, जो हमारा चाइल्ड केयर प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारा करिकुलम चल रहा है, दिन भर की एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, और इवैल्यूएशन, इसमें एक जुड़ाव है। ये साइक्लिकल रिलेशनशिप है, यानी प्रोग्राम चलाएंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और फिर इवैल्यूएशन से जो बात निकलेगी वो दोबारा प्रोग्राम में फीडबैक करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम सही रहे, और या हमें उसमें जो बदलाव करने हैं वो हम बदलाव करें। अब किसी भी खेल क्रिया को इवैल्यूएट करते समय हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये देखना है हमारे जो कुछ बिंदु हैं, किन फैक्टर्स के अगेंस्ट हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। एक तो ये कि क्या बच्चों को उस खेल क्रिया में मज़ा आया या नहीं, क्या उस खेल क्रिया में बच्चों को सृजनात्मक रचनात्मक होने का मौका मिला कि नहीं। जैसा कि मैंने 2-3 बार कहा है, केवल मज़ा ही हमारा गोल नहीं है, क्या बच्चों ने उसमें से कुछ सीखा, क्या वो उनके नीड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग थी। अगर हमें लगा कि बच्चे तो इस क्रिया में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लिए या इंटरेस्ट नहीं दिखाए, तो क्या ये इसलिए था कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था या बहुत सिंपल था या बच्चों की इंटरेस्ट के लिए नहीं था। और बच्चे जो हमें बताते हैं, हमें उसके प्रति भी बहुत ओपन एंड सेंसिटिव होना है। बच्चे ही एक्चुअली इन अ वे अगर हम देखें तो
टीचर का बेस्ट इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? टीचर का बेस्ट इवैल्यूएशन और टीचर के तरीके का इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे। अगर बच्चे हमें जो भी फीडबैक देते हैं हमारी एक्टिविटी के बारे में, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता चल सकता है कि हमारी एक्टिविटी कितनी इंटरेस्टिंग थी या क्या थी। तो उसके प्रति एक्चुअली हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट और सतर्क रहना है। अपनी प्ले एक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के अलावा हमें बच्चों का भी मूल्यांकन करना है। अब बच्चों का मूल्यांकन तो एक क्षेत्र है जो हम सब जानते हैं, रिपोर्ट कार्ड हम सभी बनाते हैं, परंतु यहाँ पे भी मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा देखें अपनी विचारधारा। रिपोर्ट कार्ड एट्सेट्रा हम क्यों बनाते हैं? हम शायद रिपोर्ट कार्ड वगैरह इसलिए बनाते हैं, हमारा फोकस यहाँ तक रहता है कि बच्चों ने क्या सीखा। ये तो ठीक है कि बच्चों ने क्या सीखा, परंतु एक्चुअली बच्चों की लर्निंग और बच्चों की डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करने का मेन कारण या मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं ये देखूं कि इससे मुझे मेरे पढ़ाने के ढंग पे क्या फीडबैक मिल रहा है। सो बच्चों को मूल्यांकन करने का उद्देश्य मात्र बच्चों को अंक देना नहीं है या ABCD ग्रेड देके हमारा काम नहीं ख़त्म होता है। बच्चों के मूल्यांकन से हमें एक्चुअली हमारे पढ़ाने के ढंग पे एक टिप्पणी मिलती है। अगर मैं देखती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ में काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो यानी कुछ है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और मान लो अगर काफ़ी बच्चों को समझ में आ रहा है और कुछ को नहीं भी आ रहा है, तो वहाँ हम अक्सर कह देते हैं कि वो बच्चे तो समझ नहीं सकते, वो हैं ही ऐसे। तो वंस अगेन ये हमारा नज़रिया भी सही नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे उसी तरह ज़रूरी नहीं है कि समझें बात। तो वंस अगेन अगर हमारे सामने ये है कि 3-4 बच्चे भी समझ में नहीं आ रही हमारी बात, तो ये वंस अगेन हम पे रिफ्लेक्शन है। हमें अपने टीचिंग मेथड और तरीके को मॉडिफाई करना है और ये देखना है कि किस प्रकार हम करें कि ये 3-4 बच्चे भी जो हम बात कह रहे हैं वो समझें। तो हर वक्त जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में द बक स्टॉप्स विद मी, सो द बक स्टॉप्स विद द टीचर, यानी अल्टीमेटली मैं ही उत्तरदायी हूँ। मूल्यांकन जो है वो जो एडल्ट्स हैं उस परिवेश में, जो प्री प्राइमरी सेंटर या किसी अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में जो एडल्ट्स हैं, बच्चों का मूल्यांकन एक्चुअली उन एडल्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। अगर बच्चों का मूल्यांकन अच्छा दिखा रहा है तो यानी हमारे कार्य करने के तरीके सही हैं। अगर बच्चों का मूल्यांकन सही नहीं दिखा रहा तो हम इस बात को बच्चों पे ना थोपें और ये ना कहें कि ये तो हैं ही ऐसे, वो तो हैं ही ऐसे। हम ये देखें कि हमारे पढ़ाने में या हमारे कार्य करने में, हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़, प्ले एक्टिविटीज़ में क्या कमी है कि हमारा को डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है, क्या हम चेंजेस करें। तो सेशन ख़त्म होने में अभी थोड़ा ही समय रह गया है और मैं फिर बोलना चाहूँगी कि अगला सेशन हमारा 8 जनवरी को होगा। जो भी कुछ कोई किसी के अगर कोई क्वेरीज़ हैं और डाउट्स हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ ज़रूर फ़ोन करके पूछिए, जैसे कि आप लोग पूछते आए हैं। कोई असाइनमेंट रिलेटेड या कुछ भी हो आप उसको ज़रूर पूछें। तो बच्चों को मूल्यांकन करने के हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों करना है। एक तो मैंने आपको विस्तार से बात बता ही दी है। दूसरा, हम जब बच्चों का जब वो आते हैं पहली बार हमारे केंद्र में, तब हम उनकी जब स्किल्स और एबिलिटीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि उनका प्रेजेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन क्या है, और हम ये समझ पाते हैं कि अब हमें इसके आगे नेक्स्ट में क्या करना है। और फिर जो भी हमने 3-4 महीने में क्रियाएं करी, उसके बाद जब हम दोबारा मूल्यांकन करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या नई स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स अर्जित किए हैं। और इस प्रकार एक पूरे वर्ष में अगर बच्चे हमारे पास हैं तो हम 3 से 4 बार बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग का। अगर ये बहुत ज़्यादा लगे तो 2 बार तो कम से कम हम ज़रूर करें। एक बार जब वो पहले आएँ और एक बार बीच में कर लें और एक बार एंड में कर लें, तो इससे हमें खूब एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे किस लेवल पे आए थे और हमारे यहाँ रहने पे उनको किस प्रकार तक हम उनको कहाँ तक ले जा पाए हैं। करिकुलम बनाने में इसमें हमारे को हेल्प मिलेगी और जो बच्चों का जो प्रोग्राम है वो बच्चों की नीड्स के प्रति हमारा बहुत हम इसको 1-to-1 रिलेशनशिप कर पाएंगे। जो बच्चों को आवश्यकता है उसी के हिसाब से हमारा करिकुलम और थीम्स और स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा।
हम मूल्यांकन के थ्रू माता पिता को भी बता पाएंगे कि बच्चों ने हमारे यहाँ रहते क्या सीखा है, और टीचर्स का भी खूब मनोबल बढ़ता है कि जब वो ये देखती हैं अच्छा हमारे इंटरवेंशन से बच्चे ने कितना कुछ सीखा, तो ये एक हमारे लिए अपना सेल्फ मोटिवेशन है। कोई और आके हमें कहे उससे पहले ये रिजल्ट ही हमारे लिए जो है एक सेल्फ मोटिवेशन है। अब बच्चों का मूल्यांकन करते समय हम ध्यान रखें कि जो भी हम हर बच्चे की ऑब्जर्वेशन है उसको हम कॉन्फिडेंशियल समझें। बच्चे की अपनी प्राइवेसी है, बच्चा कह तो नहीं पाते, परंतु एक बच्चे की बात दूसरों से डिस्कस करना या किसी बच्चे की कोई गलत बात है उसको सभी के सामने बोलना, ये बहुत उचित तरीका नहीं है। ना ही हमें इसे आसपास और लोगों से डिस्कस करना चाहिए। हाँ, उसके माता पिता के साथ हम ज़रूर बात कर सकते हैं। और जो भी हमने बच्चे के बिहेवियर के प्रति मूल्यांकन किया है, अक्सर हमारी ये होती है, हम बच्चे को ना फिर वो लेबल दे देते हैं कि ये बच्चा XYZ बच्चा तो लड़ाकू है। हो सकता है हमने उसे देखा हो कभी एक आध बार इस तरीके से आर्ग्यूमेंटेटिव उसमें, परंतु हम ये ध्यान रखें कि बच्चे तो अभी बहुत 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 छोटे हैं और बदलाव जो है उनमें बहुत तेज़ी से आता है और आना है। और हम जैसे हम अपने आप में भी देखते हैं, हम जो 6 महीने पहले थे आज नहीं हैं। तो अगर कोई हमें उसी 6 महीने की पिछली नज़र से ही ज़िंदगी भर इवैल्यूएट करता, हो सकता है मैं पहले इतनी फ्रेंडली नहीं थी परंतु 1 साल बाद मैं बहुत फ्रेंडली हो गई हूँ। तो अगर मुझे वंस एंड फॉर ऑल कोई ये कह दे कि नहीं ये तो बहुत फ्रेंडली नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं, ये अपने में ही रहती हैं, पर एक्चुअली तो 1 साल बाद मैं काफ़ी बदल गई हूँ। तो इस प्रकार के लेबल्स हम छोटे बच्चों को ना दें। अगर आज बच्चे कोई बात दर्शा रहे हैं, अगर आज मान लो वो किसी चीज़ को समझने में उनको मुश्किल है, तो ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगी। तो हम एक जिस प्रकार से कहते हैं कि एक लेबलिंग या कि ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे वाले शब्द ना अपने दिमाग में यूज़ करें, ना बच्चों के प्रति, और ना ही उन्हें लिखित में लाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी इवैल्यूएशन जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि कोई बच्चा हमें पसंद आ रहा है, कोई ना पसंद आ रहा है, ऐसे उससे हमारा प्रभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को हम लेबल ना करें, वही जो बात अभी मैं कह रही हूँ। अब इवैल्यूएट कैसे करना है? अब अगर मतलब आपका तो बहुत एक औपचारिक तरीके से अगर आपका रहेगा, तो आपका इवैल्यूएशन, अगर हमारी बहुत औपचारिक पढ़ाई है तो हमारे इवैल्यूएशन के तरीके भी औपचारिक रहेंगे। हम एंड में एग्ज़ाम वगैरह लेंगे, हम शायद बच्चों का ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट लें जिसमें वो A to Z लिखें या 1 to 10 काउंटिंग लिखें, ऐसा शायद कई जगह होता है। परंतु हम ये ध्यान रखें, पहली बात तो हमने कई बार बोल लिया कि ये शायद ये तरीके जो हैं ये ज़रूरी नहीं है बच्चों की ट्रू लर्निंग को दिखाते हैं। दूसरा, इस प्रकार का आर्टिफिशियल जो एक टेस्ट लाइक एटमॉस्फेयर होता है, इससे बच्चे बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे बच्चे भी, पेरेंट्स भी घर में बच्चों को कह रहे हैं कि आज तुम्हारा राइम्स का टेस्ट है, तुम ये सब राइम जाना, मैडम जब पूछेगी तो आप ऐसे बोलना। इससे बच्चों को बहुत टेंशन और घबराहट होती है। तो बच्चों का मूल्यांकन अगर आपको उनका करना है इवैल्यूएशन कि उन्होंने क्या सीखा, तो डेली एक्टिविटीज़ में करिए उसको। आप एक टेस्ट लाइक सिचुएशन में ना करें, क्योंकि उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस और निष्पादन बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। तो अगर हमें यही जज करना है कि बच्चों को राइम्स आती हैं कि नहीं, तो जब हम डेली राइम्स कर रहे हैं तो हम एक रिकॉर्ड बना लें, अच्छा ये बच्चे बोलते हैं, ये बच्चे नहीं बोलते हैं। इस 3 महीने में हमारा ये फीडबैक हो सकता है कि चिल्ड्रन 1 2 3 वर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट राइम्स, बहुत नहीं बोले। 3 महीने बाद वो बच्चे बदल भी सकते हैं, हो सकता है ना भी बदलें, पर आपने जो इवैल्यूएशन किया बच्चों का, वो एक औपचारिक ढंग से सब हर एक से राइम बुलवा के ऐसे नहीं किया कि कम एक लाइन में आके एक बोल रहा है फिर एक बोल रहा है। जो नॉर्मल उनका चल रहा था, रोज़ की आपकी एक्टिविटी, आप एक्टिविटी कर रहे थे, पर पीछे आपके माइंड में नज़र था कि मुझे यहाँ पे बच्चों का दिमाग में एक आइडिया भी बनाना है असेसमेंट का कि कितने बच्चे क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली मान लो आप बच्चों का पार्टिसिपेशन देखना चाहते हैं डिस्कशन में, तो जब आप एक किसी भी थीम पे डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ नोट करें कि किस प्रकार बच्चे जो हैं, कितने बच्चे बोलते हैं, कौन सा बच्चा बोलता है, कौन सा नहीं बोलता है। तो यहाँ पे आपको अब एक कोई फॉर्मली एक डिस्कशन सेशन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपका चल रहा है उसी के बीच में आपकी इवैल्यूएशन हो सकती है। सिमिलरली बाहर खेलते हुए आप फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का विकास देख सकते हैं। तो इसके लिए आप चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल्स भी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यूनिट में बताया है। चेकलिस्ट यानी मान लो हम देखना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंस बच्चों में, मान लो हम ये मूल्यांकन करना चाह रहे हैं बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के 2-3 आयाम लिख लें अपने पास, 2-3 डायमेंशंस लिख लें और देखें कि क्या कौन सा बच्चा क्या इसमें से दिखा रहा है। तो मान लो इनिशिएटिव लेता है, चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस इन द क्लास, चाइल्ड अंडरटेक्स डिफिकल्ट
प्ले इन द आउटडोर स्पेस। बाहर जब खेलने जाता है तो कुछ थोड़ा सा पेचीदा खेलने में लगता है। तो ये सब अगर मान लो आपने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं एक तरफ, और इस तरफ आप हर बच्चे का नाम लिख लें, तो आपको जिस बच्चे के लिए वो ठीक लग रहा है उस पर आपने टिक लगा रहे हैं। तो ये एक तरीके की चेकलिस्ट है जिसमें हम बच्चों का ये देख रहे हैं कि बच्चे कितने, कौन कौन सा बच्चा क्या क्या दिखा रहा है। और इसी किस्म से एक आपकी सो टू से एंड में आप हर बच्चे की एक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट में क्या फ़र्क है कि रेटिंग स्केल में आप ये एक ग्रेडेशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 2-3 तरीके का ग्रेडेशन हो सकता है कि अभी उसमें ये विकास उभर रहा है, उभर गया है और बहुत अच्छी तरह उभर गया है। तो मान लो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों की आंख और हाथ के बीच में कितना तालमेल है, जो उनकी मे बी आपकी ड्राइंग वगैरह से दिखेगा, या थ्रेडिंग बीड्स, किसी बीड्स को धागे में पिरोने से दिखेगा, तो उसमें आप ये टिक कर सकते हैं, अच्छा फलां बच्चे का उभर रहा है, फलां बच्चे का बहुत अच्छा विकसित है। तो ये एक हमारा रेटिंग स्केल इसको कहते हैं। रेटिंग स्केल के भी कई नमूने, और अब तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड्स, असेसमेंट कार्ड बनाए हैं, जो शायद हर क्षेत्र, हर स्टेट की सरकार ने अपने स्टेट के लिए उसको अडेप्ट भी किया है। तो वो हर विकास के हर क्षेत्र में 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, और एक किस्म से आप बच्चे का उन पॉइंट्स के अगेंस्ट जब साल में 3-4 बार मूल्यांकन करते हैं तो आपको बच्चे की प्रगति दिख जाती है। और ये मूल्यांकन वंस अगेन, जैसे मैं कह रही हूँ, खेल खेल में ही मूल्यांकन है, औपचारिक रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट के रूप में नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ये कार्ड जो हैं उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, आपके स्टेट के भी वेबसाइट पे होंगे। तो अगर हम एक बार स्लाइड पे नज़र मारें तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को इवैल्यूएशन करने का फिर तरीका है ऑब्जर्विंग देम। ये सब चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन का तरीका है, और हम कह रहे हैं कि बच्चों के एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब है, मान लो हमने देखा कि कोई एक बच्चे ने एक्स्ट्रा कोई एक ऐसा चीज़ दिखाई जो बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट लगी नोट करने के लिए, तो हम वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को नोट कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक प्री स्कूल में एक लड़की अलग थलग खड़ी थी, 4 साल की बच्ची, और वो किसी से जुड़ना चाहती थी खेलने के लिए, पर कोई उसे नहीं जोड़ रहा था। इतने में टीचर देखती है कि एक और दूसरी लड़की है जो उसको लेके अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। तो टीचर को इस लड़की का ये बिहेवियर बहुत ही उचित लगा और उसने तुरंत अपनी डायरी में इसको नोट किया, ताकि जब वो बच्चे का मूल्यांकन माता पिता को बताए तो आगे वो इस चीज़ को भी नोट कर सके।